हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी टाइम एकेडमी। दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपका स्टडी टाइम एकेडमी के अंदर। ये हमारा लेक्चर नंबर फर्स्ट है पॉलिटी का मेंस 365। यहाँ हम डिस्कस करेंगे सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक टॉपिक्स ऑफ पॉलिटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है सेंटर स्टेट रिलेशन। आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा ये टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है। सेंटर स्टेट रिलेशन जो है फेडरलिज्म से रिलेटेड टॉपिक है, डायरेक्टली हिट करता है फेडरलिज्म को। और फेडरलिज्म आप जानते हैं हर साल क्वेश्चन इसके ऊपर पूछा ही जाता है फेडरलिज्म के ऊपर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आप लोगों के लिए। इसके अंदर आज हम पढ़ेंगे सेंटर स्टेट रिलेशन ड्यूरिंग कोविड-19 कि जर्नल से टर्म्स हैं। सेंटर स्टेट रिलेशन आपने स्टैटिक टॉपिक के अंदर कवर किया होगा पॉलिटी लक्ष्मीकांत से, लेकिन यहाँ हम डिस्कस करेंगे कोविड-19 के टर्म्स विद रिस्पेक्ट टू कोविड-19। वहाँ पे सेंटर स्टेट रिलेशन का क्या इम्पैक्ट निकला है, कैसे सारी चीज़ें निकल के आई, वो सारी चीज़ों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे कि देखिए कुछ जो अप्रोचेस की बात की जा रही थी, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, वन साइज फिट ऑल अप्रोचेस, ये एक पहला पॉइंट है। सेकंड पॉइंट नॉन कंसोलिडेटिव डिसीजन मेकिंग। थर्ड पॉइंट इम्पैक्टिंग स्टेट फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि जो सेंटर था कोविड-19 के टाइम पे जो इमरजेंसी लगाई गई थी, एक तरीके से आप कह सकते हैं लॉकडाउन लगाया गया था और बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स निकल के आई थी, आप सभी लोगों ने फेस की होगी वो सारी प्रॉब्लम्स। तो वहाँ पे जो डिसीजन ले रहा था वो अकेले ऐसा दिखाया जा रहा है कि सेंटर ले रहा था। यहाँ पे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ पेंडेमिक सेंटर इशू अ टॉप डाउन होमोजीनियस सेट, कि कुछ गाइडलाइन जो इशू करता था वो सेंटर इशू करता था। वो किसके तहत इशू करता था? डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत। देन कोई भी जो प्लान बनाया जाता था कि स्टेट गवर्नमेंट इस तरीके से यहाँ पे इम्पोज होगा, लॉकडाउन इस तरीके से रहेगा, वो स्टार्टिंग में जो हुआ था वो किसके द्वारा लिया गया था? सेंटर के द्वारा। इम्पैक्टिंग स्टेट फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, जो स्टेट की फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है उसको भी इम्पैक्ट हुआ है। हाँ, यहाँ पे एक पॉइंट रखा गया है कि जो इन्हेंस किया गया है, यहाँ पे जो बोरोइंग लिमिट थी सेंटर की, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया? इन्हेंस कर दिया गया था बोरोइंग लिमिट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। कि स्टेट गवर्नमेंट पहले जितना बोरो कर रही थी उससे पहले 3% बोरो कर रही थी, अब 3 से हम कहां पे पहुंचा दिए स्टेट को? 5% तक, कि वो और थोड़ा सा बोरो कर सकती, 2% एक्स्ट्रा। लेकिन इसके ऊपर याद रखिएगा ओनली 0.5%, जो 2% बढ़ा है उसमें से 0.5% जो थी वो अपने हिसाब से अनकंडीशनली इसको यूज कर सकती थी। बाकी जो सारे 2.5% आप कह लीजिए, 1.5% जो बचा है, जो भी बोरोइंग होगी वो सेंटर के गाइडलाइंस पे उसे यूज करना होगा। जैसे कि स्पेसिफिक रिफॉर्म के लिए, जैसे कि सस्टेनेबिलिटी के लिए, जॉब क्रिएशन के लिए, पावर सेक्टर रिफॉर्म के लिए, इन जगह पे इसका यूज करना पड़ेगा। फैक्टर विच कॉसेज सच एम्बिग्यूइटी, तो ये देख लेते हैं हम। इशू विद कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से हमारे पास काफी इशू निकल के आ रहे हैं। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ 7th शेड्यूल और द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट हैव एक्सप्लिसिट एंट्री ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, हेंस द पार्लियामेंट हैड रिस्टोर्ड द कंकरेंट लिस्ट एंट्री 23 सोशल सिक्योरिटी, सोशल इंश्योरेंस, एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट टू ट्रिगर द प्रोविजन ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। तो हमारे पास कोई भी क्लियर प्रोविजन नहीं है, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिली है कि कोई क्लियर प्रोविजन नहीं है, कोई क्लियर गाइडलाइंस नहीं है कि कौन यहाँ पे क्या करेगा। लेकिन सेंटर ने क्या किया? सेंटर ने सोशल सिक्योरिटी, सोशल इंश्योरेंस, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, इन सबको मुद्दा उठा के और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत से इन्होंने अपने रूल को फॉलो करवाया। देन नेक्स्ट आता हमारा इशू विद डीएम एक्ट, जो डिजास्टर मैनेजमेंट 2005 का एक्ट है, उससे रिलेटेड क्या ऐसा एक तरीके से इशू निकल के आ रहा है। While enforcing the provision of Disaster Management Act, the center declared the pandemic a notified disaster। तो सेंटर ने यहाँ पे नोटिफाइड डिजास्टर क्रिएट किया है यहाँ पे इस पैंडेमिक को, लेकिन ऐसा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत नहीं लिखा गया है। ऐसे कोई इसके अंदर पावर नहीं दी गई है कि अगर कोई भी इस तरीके से पैंडेमिक की सिचुएशन अराइज होती है एक मास लेवल पे, एक बड़े लेवल पे, तो क्या किया जाना चाहिए। स्टेट के पास क्या पावर होनी चाहिए, लोकल पंचायत के पास क्या पावर होनी चाहिए, सेंटर के पास कैसी गाइडलाइंस होनी चाहिए, क्या पावर्स होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें अभी यहाँ पे नहीं लिखी। हाँ, हम यहाँ पे सेंटर जो यूज कर रहा है वो किस चीज़ को ट्रिगर कर रहा है? वो सोशल सिक्योरिटी है, सोशल इंश्योरेंस, एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट को इशू बनाकर इसको ट्रिगर करने की कोशिश कर रहा है। इशू विद एपिडेमिक डिसीज एक्ट जो हमारा था 1897 का, काफ़ी पुराना हो चुका है। तो इससे क्या इशू निकल के आ रहा है? इससे निकल के आ रहा है कि जो स्प्रेड ऑफ डिसीजेस है
The act emphasizes only the power of the central government and the state government during the epidemic, but it does not describe the government duties to preventing controlling the epidemic. तो गवर्नमेंट की क्या क्या ड्यूटीज होंगी ये यहाँ पे बताई नहीं गई है, बस उन्हें पावर दी गई है कि हाँ आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे करिए, पर किस तरीके से करना चाहिए जो गाइडलाइंस होगी वो इसके अंदर मेंशन नहीं है, जो कि एक बहुत बड़ा यहाँ पे ट्रिगर्ड है। इसको सुधारा जा सकता है, इसको अमेंड किया जा सकता है। और चलिए देखते हैं आगे। वे फॉरवर्ड के अंदर अगर कभी भी इस तरीके से क्वेश्चन आता है इसके ऊपर तो आप जरूर इसके अंदर लिखेंगे। क्या लिखेंगे आप? एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है ये, वन ऑफ द मेजर एडवांटेज ऑफ द मल्टी लेवल फेडरलिज्म। जो कहते हैं ना हम कि मल्टी लेवल फेडरलिज्म की इस जगह पे बहुत जरूरत है। जैसे कि अब पैंडेमिक जैसी सिचुएशन अराइज हो गई, आप जनरल सा पॉइंट सोचिए, पैंडेमिक जैसी सिचुएशन को सेंटर से क्या उसे सॉल्व किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। बहुत सारे लेबर्स यहाँ वहाँ घूम रहे थे, बहुत सारे लेबर्स जो है, बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो एक गाँव के लेवल पे, एक बेसिक लेवल पे, एक टाउन के लेवल पे उसको सॉल्व करना चाहिए, उनको पावर देनी चाहिए, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि बताता है कि मोस्ट ऑफ द लोकल लेवल बेस्ट प्लेस विद द डील विद द इमरजेंसी क्राइसिस। तो इस तरीके की क्राइसिस से लड़ने के लिए हमें लोकल लेवल पे काम करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जहां पे स्टेट गवर्नमेंट और थर्ड टायर गवर्नमेंट जो है यहां पे एक्शन ले, जिसे हम कहते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। क्लियर हो गया बात? और यहां पे सेंटर और स्टेट के बीच में कोऑर्डिनेशन की काफी ज्यादा जरूरत है कि सेंटर और स्टेट एक दूसरे के बीच में कोऑर्डिनेशन स्थापित करे। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी, इसको आप वे फॉरवर्ड के अंदर लिखेंगे। नो, we are going to discuss second article, that is demand for the 6th schedule status. अब अरुणाचल प्रदेश ने डिमांड रखा है 6th schedule status का, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है 6th schedule status। पहले हम देख लेते हैं इनर लाइन परमिट। ठीक है, इनर लाइन परमिट क्या होता है ये आपको मैं बता देता हूं क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए, इनर लाइन परमिट इज अ डॉक्यूमेंट दैट अलाउ द इंडियन सिटीजन टू विजिट और स्टे इन ए स्टेट दैट इज प्रोटेक्टेड अंडर द ILP सिस्टम। इनर लाइन परमिट के सिस्टम के तहत ऐसे स्टेट, ऐसी जगह पे जहां पे इंडियन सिटीजन को डॉक्यूमेंट लेने पड़े। याद रखिए, फॉरेनर्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, यहां पे बात कर रहा हूं इंडियन सिटीजन की। जो इंडियन सिटीजन हैं उनको डॉक्यूमेंट लेना पड़ेगा अगर वो इनर लाइन परमिट के अंदर जाना चाहते हैं तो। इट इज अ ब्रिटिश रेगुलेशन, ये ब्रिटिश रेगुलेशन के तहत से आया था, बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1873 के तहत। फॉर द क्राउन्स ऑन कमर्शियल इंटरेस्ट, जो क्राउन से जो राजा महाराजा थे उस समय पे अपने इंटरेस्ट के लिए इसको लेके आए थे, लेकिन इसको फिर आगे बढ़ाया गया है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम आर प्रोटेक्टेड बाय द इनर लाइन परमिट, और लेटर इसमें मणिपुर भी ऐड कर दिए गए। तो ये 4 स्टेट के नाम याद रखने आपको, कौन कौन से स्टेट है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम एंड मणिपुर। देखिए, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन कि ये जो लेक्चर है ये सिर्फ नॉट 2020 मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि अगर आप 2021 की तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी के लिए, वो उसके लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट हो जाता है, बल्कि और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एवरी फॉरेनर्स except citizen of Bhutan who desire to enter and stay in a protected or restricted area is required to obtain a special permit called protected area permit। तो दोनों में डिफरेंस है। इंडियन सिटीजन के लिए जो इशू होगा वो इनर लाइन परमिट होगा, लेकिन जो फॉरेनर्स होंगे, यहाँ पे भूटान को एक्सेप्शन में रखा गया है, जो फॉरेनर सिटीजन होंगे उनके लिए प्रोटेक्टेड एरिया परमिट की जरूरत पड़ेगी, और रिस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट कह सकते हैं हम तो, फ्रॉम द कंटेम्प्ट अथॉरिटी। तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी जिसको आपको याद रखना है। चलिए हम आगे चलते हैं, एक नजर इसकी ओर मार लेते हैं, मैप की ओर। देखिए, अगर आपको याद रखने में प्रॉब्लम जा रही है तो ILP रीजन के तहत समझ लीजिए जो नॉर्थ ईस्ट रीजन का जो बॉर्डर है वो ILP है, वहां पे ILP रीजन है, मतलब इनर लाइन परमिट की जरूरत पड़ती है। जैसे अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, फिर एक नागालैंड आ गया, और फिर यहाँ पे मणिपुर आ गया, और ये मिजोरम आ गया। तो 4 स्टेट अब आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ANMM। तो लास्ट बॉर्डर भी शेयर करते हैं, इस तरीके से अपनी बाउंड्री बनाते हैं लास्ट के, तो वो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। और कुछ ऐसे स्टेट्स हैं एरिया अंडर द 6th शेड्यूल स्टेटस के अंदर, तो ये जो कलर दिख रहा है ये बोडोलैंड टेरिटोरियल डिस्ट्रिक्ट का ये 6th शेड्यूल स्टेटस के अंदर आता है। मेघालय का रीजन आता है, त्रिपुरा का रीजन आता है, और आसाम का रीजन आता है। तो ये भी आपको याद रखना है। अभी मैं आपको एक उसकी वजह से ये देखिए यहाँ पे दिखा देता हूँ। अब ये काफी इंपॉर्टेंट है और काफी लोगों को प्रॉब्लम जाती है इसके अंदर कि सर ये 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल में क्या डिफरेंस है। दोनों कुछ ऐसा अजीब सा शेड्यूल, ट्राइबल एरिया क्या है, मतलब बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को। तो इस लेक्चर को देखने के बाद आपका कंफ्यूजन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए, ध्यान से देखिए और ध्यान से सुनने की कोशिश करिए। 6th शेड्यूल की पहले मैं बात कर रहा हूं, फिर मैं 5th शेड्यूल की बात करूंगा, दोनों को कंपेयर करूंगा, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं जाएगी। 6th शेड्यूल के अंदर क्या है? शेड्यूल एरियाज,
याद रखिएगा, शेड्यूल एरियाज और शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बात की गई है। वहीं पे 5th शेड्यूल के अंदर ट्राइबल एरियाज की बात की गई है। अब दोनों में क्या डिफरेंस है वो देख लेते हैं। अप्लाइज टू ऑल ऑफ इंडिया, जो 6th शेड्यूल है ऑल ऑफ इंडिया अप्लाई होता है एक्सेप्ट आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 4 स्टेट्स के अंदर अप्लाई नहीं होता है। याद रखिएगा, 6th शेड्यूल इन 4 स्टेट के अंदर अप्लाई नहीं होता है। कौन कौन से स्टेट हैं? आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। लेकिन वहीं पे मैं बात करता हूं 5th शेड्यूल की, तो वो अप्लाई होते हैं सिर्फ और सिर्फ 4 स्टेट पे, जो कि यहां पे एक्सेप्शन थे। कौन कौन से? आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ऐसे याद रख सकते हैं, AM TM, ठीक है। इस तरीके से आप निमोनिक्स बना के याद रख सकते हैं, AM TM। AM मतलब सुबह और TM मतलब ऐसा समझ लीजिए कुछ भी, है ना। तो AM और TM करके याद रख सकते हैं। प्रेसिडेंट कैन अल्टर द बाउंड्री, जो 6th शेड्यूल है वो ऑल द स्टेट हो जाता है। समझ लीजिए ऑल स्टेट मतलब बहुत बड़ा एरिया है, तो ऑल ओवर इंडिया में है तो प्रेसिडेंट रूल करेगा। यहाँ पे प्रेसिडेंट वहाँ पे बाउंड्री को अल्टर करेगा। लेकिन अगर सिर्फ 4 स्टेट की बात की जा रही है तो वहाँ पे कौन कर सकता है? गवर्नर कर सकता है। तो गवर्नर यहाँ पे अपने एरिया को अल्टर करेगा। नाउ ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल यहाँ पे बनाई जाती है। स्टेट लेवल के अंदर 20 मेंबर होते हैं। 50 शुड बी द शेड्यूल्ड ट्राइब्स MLA होना चाहिए। क्लियर। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल अगर आपसे पूछा जाता है तो वो बनती है सिर्फ शेड्यूल के अंदर, जो कि 4 स्टेट के अंदर बनती है। क्लियर हो रहा है आपको? 4 स्टेट कौन कौन से हैं? AM TM, दैट इज आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। क्लियर। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे यहाँ पे मेंबर्स होते हैं। मेंबर्स 26 शुड नॉट बी इलेक्टेड बाय एडल्ट फ्रेंचाइजीज, सब डिवीजन रीजनल काउंसिल के अंदर इसको अंदर रखते हैं। नाउ हु कैन डिक्लेयर दैट लॉ डज नॉट, देखिए जो भी पार्लियामेंट लॉ पास करता है, स्टेट लॉ पास करता है, वो जो लॉ है उन एरिया में लागू होगा या नहीं होगा वो हम देखते हैं। तो हु कैन डिक्लेयर दैट लॉ डोंट अप्लाई और अप्लाई विद सम मॉडिफिकेशन, तो वो सेंटर लॉ से, जो सेंटर के जो भी लॉ होते हैं वो गवर्नर यहाँ पे रेटिफाई करता है। गवर्नर स्टेट लॉ, गवर्नर यहाँ पे देखता है कि ये इसमें कुछ मॉडिफिकेशन की जरूरत है या नहीं। क्लियर हुआ पॉइंट। और पिज्जा जैसे एक्ट हो गया, अप्लाई हुआ था, यस अप्लाई हुआ था। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। अब देखिए बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला है, मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से इसको प्रेजेंट किया जिससे आप याद रख पाए। हु कैन डिक्लेयर द लॉ डोंट अप्लाई और अप्लाई विथ मॉडिफिकेशन, यहां पे थोड़ा सा एक्सेप्शन है, वहीं पे लोग गलती कर देते हैं। जो तीन स्टेट हैं, याद रखिएगा, आसाम, सिर्फ आसाम के अंदर गवर्नर करेगा, और बाकी जो अदर 3 हैं, ठीक है, ये 3 इधर आ गया है। अदर 3 स्टेट है, जैसे AM TM की हमने बात करी, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, तो आसाम के अंदर जो भी लॉ बनेंगे उसके अंदर कौन उसे मॉडिफिकेशन करेगा? गवर्नर। चाहे वो सेंटर के लॉ हो या फिर स्टेट के लॉ हो, वो कौन मॉडिफाई करेगा? उसे गवर्नर। क्लियर हो गया। बाकी के बचे जो 3 हैं वहां पे सेंटर के लॉ पे प्रेसिडेंट मॉडिफाई करेगा, और जो स्टेट के लॉ होंगे वहां पे गवर्नर मॉडिफाई करेगा। ये एक डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा कि अदर जो 3 स्टेट हैं कौन कौन से? मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। MTM ऐसे याद रख लीजिए, MTM के अंदर जो सेंटर के जो भी लॉ होंगे, अगर उसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़ती है या फिर कि वो अप्लाई ना हो, तो उस केस में प्रेसिडेंट वो चीज करेगा, प्रेसिडेंट के पास पावर रहेगी। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे 1996 का पिज्जा एक्ट जो है अप्लाई यहाँ पे नहीं किया गया। क्लियर हुआ पॉइंट? तो ये काफी इंपॉर्टेंट था, आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नो देख लेते हैं एडवांटेज ऑफ इंक्लूजन इन 6 शेड्यूल। क्या क्या एडवांटेज है? सबसे पहले ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाई जाएगी, ऑटोनोमस रीजन रहेगा, लेजिस्लेटिव पावर रहेगी। इन सभी पॉइंट्स को आप चाहें तो थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं। ऑटोनोमस रीजन, लेजिस्लेटिव पावर हो गया, यहाँ पर रेगुलेटरी पावर इनकी खुद की रहेगी, टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन रहेगा, जुडिशियल पावर्स यहाँ पे दी जाती है, लिमिटेशन ऑफ पावर ऑफ द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर ओवर द ऑटोनोमस रीजन। तो कुछ एडवांटेजेस हैं, आप इन्हें नोट डाउन भी कर सकते हैं, PDF को डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप से, और वेबसाइट में विजिट करके, नीचे लिंक मैंने दे दिया है, वहां से आप जाके एक बार विजिट करिए और मेंस 365 से डाउनलोड कर लीजिए। अब देखिए कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और ये प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट होते हैं इस तरीके से क्वेश्चन कि किसकी बाउंड्री कहाँ कैसे लग रही है। तो ऐसे कभी कभी क्वेश्चन अराइज हो जाते हैं, तो मैंने जनरली रख दिया है कि आसाम शेयर द बॉर्डर विथ विच स्टेट, तो वेस्ट बंगाल और अदर 6। क्लियर। नाउ दिस इज व्हाट स्टेट शेयरिंग द बॉर्डर विद बांग्लादेश। कौन कौन से स्टेट है? वेस्ट बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। याद रखिएगा। स्टेट शेयरिंग द बॉर्डर विद म्यांमार, ऐसे कौन कौन से स्टेट है जो म्यांमार से बॉर्डर शेयर करते हैं? तो आंध्र प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आप अभी के अभी इस लेक्चर में याद कर लेंगे। क्लियर।
अगर आप 2021 की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ इशू विद द सिक्स शेड्यूल के साथ क्या इशू है, करप्शन का इशू बहुत बड़ा देखने को मिलता है। एक बेसिक लेवल पे होता है और वहाँ पे जो रीजनलिज्म है उसको बढ़ावा मिलता है, और रीजनलिज्म को बढ़ावा मिलता है तो करप्शन देखने को मिल सकता है। डिसेंट्रलाइजेशन पावर नहीं रहती है, नो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द स्टेट ओवर द काउंसिल, कॉन्फ्लिक्ट इन द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ गवर्नर, तो जो गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर होती है उसके ऊपर कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। लैक ऑफ कोडिफिकेशन ऑफ कस्टमरी लॉ, तो लैक ऑफ कोडिफिकेशन देखने को मिलता है कि उसको जो भी लॉ बनते हैं उसको कोडिफाइड नहीं किया जाता, अच्छी तरीके से देखा नहीं जाता, उसको रिव्यू नहीं किया जाता है। लैक ऑफ स्किल्ड अनस्किल्ड लोग काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे रहते हैं, तो किसी भी तरीके से लॉ बन जाते हैं, कुछ भी हो जाता है, तो वो एक बहुत बड़ा इशू है। फाइनेंशियल डिपेंडेंसी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं कि यार फाइनेंशियल डिपेंडेंसी डिपेंड रहना पड़ता है बार बार। लैक ऑफ डेवलपमेंट बहुत बड़ी जो एक है जो देखने को मिलता है। तो ये कुछ इशू थे, इसको आप चाहें तो अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, मैंने पॉइंट्स रख दिए हैं जिससे आप चीज़ों को याद रख सकें। वे फॉरवर्ड के अंदर आप लिखेंगे क्रिएशन ऑफ इलेक्टेड विलेज काउंसिल। आप क्या किए, आप इलेक्टेड विलेज काउंसिल बनाइए। इन एरिया इंश्योरिंग द अकाउंटेबिलिटी ऑफ विलेज बनाइए, ठीक है। ग्राम पंचायत, ग्राम सभा जो होती है, रेगुलर इलेक्शन हो, कंडक्टेड हो, स्टेट इलेक्शन कमीशन जो इसे करवाए। रिकॉग्नाइज ग्राम सभा अंडर द लॉ, स्पेसिफाइड पावर कीजिए, फंक्शन को स्पेसिफाई करिए कि ग्राम सभा की जो ये इस तरीके से लॉ बनाई जा सकते हैं अलग एक लॉ के तहत, क्योंकि ये पावर है, ये फंक्शन है, इस तरीके से आप कीजिए। वुमेन को, एथनिक माइनॉरिटीज को जो एक्सक्लूड हो रहे हैं उनको रिप्रेजेंटेशन दीजिए काउंसिल के अंदर, एक बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है ये पॉइंट। ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी प्लानिंग के अंदर, इंप्लीमेंटेशन के अंदर, मॉनिटरिंग के अंदर और डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के अंदर, इन सब के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रांसपेरेंसी को लेकर आने। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आर्टिकल मूव करते हैं। आर्टिकल 370 आप लोगों ने बहुत अच्छे से इसको पढ़ भी लिया होगा। एक हल्की सी नजर मार लेते हैं आर्टिकल 370 के अंदर। काफी इंपॉर्टेंट है, न्यूज में इसलिए है क्योंकि एक साल हो चुका है इसको एब्रोगेशन हुआ इसका आर्टिकल का। तो आर्टिकल 370 और 335A दोनों हट गया है जम्मू कश्मीर से, तो हम इसको देख लेते हैं थोड़ा सा, है ना। देखिए जो रिमूवल ऑफ स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू कश्मीर था वो आर्टिकल 370 क्लॉज 3 के अंदर ही इसका एक तरीके से सॉल्यूशन था, और वो हम देखेंगे। कुछ चैलेंजेस हैं यहाँ पे पिटीशन के रिगार्डिंग, यहाँ पे ये ले लेता हूँ पेन, हाँ यहाँ पे एब्रोगेशन के लिए कुछ चैलेंजेस थे और कुछ पिटीशन किया गया था कि लॉकडाउन के रिगार्डिंग। आपको मैंने PT 365 के अंदर भी पढ़ा है 4G सर्विसेज के अंदर किस तरीके से प्रॉब्लम निकल के आ रही थी, बंद थी सर्विसेज और बहुत ज़्यादा नेट स्लो था और कई जगह पे तो बंद था, तो ये सारी चीज़ें देखने को मिली थी। क्लियर? अब देखिए, अब मैं ये थोड़ी सी कहानी आपको बताना चाहूँगा कि 20 अक्टूबर 1947 क्या होता है कि पहले तो 1947 में देश अलग अलग हो जाते हैं अगस्त में 15 अगस्त को। उसके बाद 20 अक्टूबर और 1947 को पाकिस्तान अटैक कर देता है इंडिपेंडेंट जम्मू कश्मीर में। पहले जम्मू कश्मीर इंडिपेंडेंट रहता है, ना ही इंडिया का रहता है, ना कि पाकिस्तान में रहता है, और कहीं भी नहीं रहता। जब वो अटैक कर देता है तो फिर जम्मू कश्मीर क्या कहता है, जम्मू कश्मीर बोलता है कि इंडिया से हेल्प आता है, तो इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं तो वो उस समय में तो वो कहते हैं कि आप हमारे साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन कीजिए। तो जम्मू कश्मीर सरेंडर ओनली द 3 सब्जेक्ट, डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन। याद रखिएगा सिर्फ ये 3 सब्जेक्ट हैं जिसके ऊपर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन हुआ था, कि ये जो 3 सब्जेक्ट हैं, डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स और कम्युनिकेशन, ये इंडिया डील करेगा, बाकी सारे इंटरनल मैटर्स वो जम्मू कश्मीर खुद वहां पे देखेगी। क्लियर? एक थोड़ी सी हिस्ट्री को उठाते हैं हम और इसको देखने की कोशिश करते हैं। 1947 20 अक्टूबर को पाकिस्तान ने अटैक किया, फिर यहाँ पे जम्मू कश्मीर सीट किया इंडिया के अंदर, और फिर इंडिया वहाँ पे गई और मिलिट्री के साथ लड़ाई की और उसके बाद फिर उसको आज़ाद करवाया एक तरीके से। 1948 1 जनवरी यूनाइटेड नेशन की इंडिया जो है अप्रोच करता है। 1948-21 यूएन रेजोल्यूशन आता है, ये सीज फायर होता है। फिर ये देखिए, ये रटने की जरूरत नहीं है, जो छोटी छोटी चीजें आप चाहे तो रीड कर सकते हैं PDF से। जनरली होता क्या है, अब ये 3 सब्जेक्ट तो दे दिए गए, ठीक है। अब ये कहानी यहाँ पे आती है, हाउ एट लीस्ट देन। अब इसको हटाया कैसे जाए, जो आर्टिकल 370 है इसको हटाने की बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई। इसमें लिखा था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, याद रखिएगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक बार बनती है जब उस समय कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था। जैसे सपोज जम्मू कश्मीर का जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस समय जिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया वो ही इसे हटा सकती है। याद रखिएगा, वही ये 370 आर्टिकल को हटा सकती है, ऐसा लिखा गया था आर्टिकल 373 क्लॉज 3 के अंदर। अब खुद सोचिए कि
वो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो तो हट गई, ठीक है। अब वो हट गई, तो जब वो हट गई तो फिर हटाने की पावर किसी के पास रह नहीं गई। तो क्या किया गया एक्चुअल में, अभी ऐसा क्या किया गया जिससे इसको हटा दिया गया, ठीक है। तो वो देखते हैं। जम्मू कश्मीर स्टेट गवर्नमेंट इज इक्वल टू जम्मू कश्मीर का गवर्नर। जब यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का रूल था, मतलब एक तरीके से गवर्नर रूल लगा था उस टाइम में, तो प्रेसिडेंट जो है और गवर्नर जो है लगभग एक तरीके से समझ लीजिए प्रेसिडेंट के पास ही पावर है ना। कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर के तहत ऑल प्रोविजन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई टू जम्मू एंड कश्मीर, ये कर दिया गया। स्टेट गवर्नमेंट शुड टेल व्हाट प्रोविजन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई टू जम्मू कश्मीर। क्या होता है, जम्मू कश्मीर की जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी इज इक्वल टू, इन्होंने चेंजेस कर दिए सिर्फ उसके अंदर, क्या कि जम्मू कश्मीर की जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है और जम्मू कश्मीर की जो स्टेट असेंबली है दोनों को इक्वल माना जाएगा। ये पार्लियामेंट ने पास कर दिया, ये बता दिया। तो जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रिकमेंड मॉडिफिकेशन ऑफ आर्टिकल 370। अब रिकमेंड किया, अब जब जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने रिकमेंड किया, अब ये रिकमेंड क्यों करेगी खुद सोचिए आप, क्योंकि गवर्नर है वहां पे, गवर्नर रूल लगा हुआ है तो गवर्नर है। तो जब गवर्नर है मतलब सेंटर के ही एक तरीके से प्यादे हैं, तो सेंटर की पावर है यहाँ पे पूरी तरीके से। तो सेंटर के कहने पर गवर्नर ने बोला और फिर वहां पे आर्टिकल साइन कर दिया गया, ठीक है। प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया कि चलो ठीक है हम इसे हटा देते हैं, और ये हट गया। सिंपल सी चीज है। तो आपको समझ में आ गया सारी चीजें। देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हटा सकती थी, लेकिन यहाँ पे मॉडिफिकेशन किया गवर्नर के द्वारा कि गवर्नर ने बोला कि हाँ अब जो जम्मू कश्मीर के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वही स्टेट असेंबली के रूप में माना जाएगा, उसे ही, है ना। तो जो स्टेट असेंबली बोलेगी वही होगा। क्लियर होगा पॉइंट। अब स्टेट असेंबली की जगह पे कौन है, गवर्नर, क्योंकि इस समय पे स्टेट असेंबली तो थी नहीं, कौन थे, सिर्फ गवर्नर। तो गवर्नर ने जो बोला वही होगा। तो गवर्नर ने नोटिफाई कर दिया, ठीक है, नोटिफिकेशन निकाल लिया और बस फिर प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया और ये एब्रोगेट हो गया। इस तरीके से पूरा हमारे ये हटा है। तो ये हमने बैकग्राउंड देख लिया और थोड़ा सा इसका चीजें डिस्कस कर ली। नो, काफी इंपॉर्टेंट चीजें आ जाती हैं। डेवलपमेंट क्या हुआ ये हटाने के बाद, क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि आर्टिकल 370 का आप बैकग्राउंड बताइए। थोड़ा सा आप इंट्रोडक्शन के अंदर बॉडी के अंदर बैकग्राउंड लिखेंगे, देन आप एनालिसिस करेंगे कि अब जो हटा है क्या ये, आप उसे सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे ना कि जो हटा है वो क्यों सही है या गलत है, उस तरीके से। तो क्या डेवलपमेंट हुआ है उसका एनालिसिस देखेंगे, सारी इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए, measures were taken by the central government and transformation development in जम्मू कश्मीर रीजन इन जनवरी 2020, जनवरी 2020 के अंदर, ठीक है। 2019 से एब्रोगेट कर दिया गया था। देन 2020 के अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है, ग्रांट दिया है पैकेज का 80,000 करोड़ रुपए का डेवलपमेंट वर्क के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर। तो बहुत तेजी से यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है, मिलिटेंसी डिक्रीज हुई है, स्ट्रेंथ इकोनॉमी वहाँ पे अच्छी तरीके से बूस्ट हुई है। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपको बता सकता हूं, क्योंकि मेरे साथ काफ़ी लोग ऐसे जुड़े हुए हैं जो जम्मू कश्मीर से रहते हैं। तो मैं इस तरीके से बता सकता हूं कि वहाँ पे डेवलपमेंट हुए हैं और उनको बहुत ज़्यादा हेल्प इसकी वजह से मिला है, एब्रोगेट होने की वजह से। लेजिस्लेटिव चेंजेस के अंदर की मैं बात करता हूं तो मैनी ऑफ द 354 स्टेट लॉज, जो 354 स्टेट लॉज बने हुए थे जम्मू कश्मीर के, उसे एब्रोगेट कर दिया गया, उसे हटा के 170 सेंट्रल लॉ जो है वहां पे लग गए। तो जिसकी वजह से क्या हो गया कि हम एक तरीके से होल इंडिया बन गया। जो अभी तक ऐसा था डिसइंटीग्रेट इंडिया था, जम्मू कश्मीर एक अलग हिस्सा इंडिया के अंदर तो था, बट वहां पे लॉ एप्लीकेबल नहीं होता था। तो वो अब राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 जो इंपॉर्टेंट एक्ट हो गए वो यहाँ पे आ गया है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस एरे ऑफ द सेंट्रल स्कीम, कुछ एरे यहाँ पे एक तरीके से लाइन बाय लाइन यहाँ पे कुछ स्कीम्स निकाली, जैसे कि नेशनल सैफ्रॉन मिशन, मोर देन 3,500 हेक्टर के अंदर लैंड के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर ये इसको कल्टीवेट किया जाएगा सैफ्रॉन को, काफी इंपॉर्टेंट है। आयुष्मान भारत स्कीम, अटल पेंशन योजना, पीएम किसान, प्रधानमंत्री जनधन योजना, स्टैंड अप इंडिया, इस तरीके से काफी स्कीम्स को हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया और उसका लाभ जो है वहां के लोग अभी भी उठा रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस क्या हुए जम्मू कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख आफ्टर देम बीइंग डिक्लेयर एज ए यूटी। तो सेंटर सारा का सारा पैसा उठाएगी, सेंटर वहां पे देखेगी क्योंकि सारी यूटी हैं। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म हुए हैं, कैरिड ऑफ द वेरियस डिपार्टमेंट वेयर ओवरलैपिंग द फंक्शन हैव मर्ज एंड डाउनसाइज्ड कर दिया गया से। डायल्यूशन ऑफ डोमिसाइल लॉ को जो है डायल्यूट कर दिया गया है, आर्टिकल 35A के तहत रिपेल कर दिया गया है। अब यहाँ पे बताया गया है कि जो वहां पर रेसिडेंट हैं उन्हें डोमिसाइल मिल जाएगी, रिडिफाइन किया, जो 15 साल से रह रहे हैं उस
यूटी के अंदर, क्लियर हो गया। या फिर और हैव स्टडी फॉर अ पीरियड ऑफ 7 ईयर्स, 7 साल से या फिर वो पढ़ रहे हैं और वो अपीयर हुए हैं 10th और 12th के एग्जामिनेशन में जम्मू कश्मीर से, तो उन्हें डोमिसाइल मिल जाएगी। डोमिसाइल नाउ इंक्लूडेड द चिल्ड्रन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट एडेड ऑर्गेनाइजेशन PSU हु अफसर जम्मू, कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जो सेंट्रल गवर्नमेंट से अपॉइंट होते हैं और जम्मू कश्मीर में काम कर रहे हैं, तो काफी समय से जो वहां पे काम कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, उनके बच्चों को ये जो सुविधा है डोमिसाइल वहां पे मिल जाएगी अगर वो 10 साल से ज्यादा वहां पे रह रहे हैं। क्लियर हो गए। 4 लाख पीपल इन द जम्मू कश्मीर हैव बीन इशू अ न्यू डोमिसाइल सर्टिफिकेट, 4 लाख लोगों को न्यू डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहाँ पे इशू किया गया है। क्लियर हो गया पॉइंट। तो छोटे छोटे पॉइंट से आप एक बार जरूर इसको रीड करिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत मेहनत लगती है इन सारी चीजों को बनाने में, फिर वो करने में। देख ले डिप्लोमेटिक एंड इंटरनेशनल डेवलपमेंट देखने को मिले हैं, ह्यूमैनिटेरियन जो क्राइसिस थी वो कम हुई है, दैट थ्रेटन स्टेबिलिटी आई उस रीजन के अंदर। जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि ह्यूमैनिटेरियन जो क्राइसिस है वो कम हुई है वहाँ पे, और ऐसा कहा जा रहा है कि जो अनस्टेबिलिटी थी वो काफी हद तक कम हुई है, स्टेबिलिटी बढ़ी है। कंट्रीज सच एज टर्की, मलेशिया ने अभी वैसे तो क्रिटिसाइज किया है जम्मू कश्मीर वैली रीजन के अंदर यूएन जनरल असेंबली के अंदर, पर चलिए ठीक है, इसका इतना हमारा कोई इंटरनल मैटर है, इसमें कोई इतना फर्क नहीं पड़ता है। और पाकिस्तान जो है इसको बार बार इशू को UNSC के अंदर लेके जाने की बात कर रहा है, यूनाइटेड नेशन के अंदर लेके जा रहा है, पर उससे कोई इतना बड़ा इशू निकल के नहीं आएगा। क्लियर। चलिए, पार्लियामेंट पास द जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2009 विच डिवाइड द जम्मू कश्मीर इनटू 2 पार्ट्स। आप सभी लोग जानते हैं यूटी में जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। सो लद्दाख विदाउट लेजिस्लेटर और जम्मू कश्मीर विथ लेजिस्लेचर यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया गया। तो इस तरीके से ये नया मैप है, लद्दाख ये रीजन है और जम्मू कश्मीर ये रीजन है। क्लियर हो गया पॉइंट। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल 1.5 स्पेसिफिक प्रोविजन फॉर द अदर स्टेट इंडियाज एसिमेट्री। अब यहाँ पे एसिमेट्रिक फेडरलिज्म की बात की जा रही है, मैं आपको बता देता हूं एसिमेट्रिक फेडरलिज्म। अब एसिमेट्रिक फेडरलिज्म क्या होता है, ये पूरे आर्टिकल को मैं एक छोटे से कुछ शब्दों में समझाना चाहूंगा कि एसिमेट्रिक फेडरलिज्म जिस तरीके से आप फेडरलिज्म कह लीजिए कि सेंटर को पावर दी जाती है, स्टेट को पावर दी जाती है, ये है एक तरीके का फेडरलिज्म के, कुछ पावर सेंटर के पास है, कुछ पावर स्टेट के पास है, तो इसे हम कहते हैं फेडरलिज्म। लेकिन यहाँ पे एसिमेट्रिक फेडरलिज्म का क्या मतलब है? एसिमेट्रिक फेडरलिज्म का मतलब ये होगा कि कुछ रीजन्स को, कुछ स्टेट को स्पेशल पावर दी गई थी, जैसे कि आर्टिकल 371 आर्टिकल 371 और आर्टिकल 370 जो कि एब्रोगेट कर दिया गया, हटा दिया गया है। तो वो भी क्या था, एक तरीके का एसिमेट्रिक फेडरलिज्म था, जिसके तहत क्या होता था कि कुछ स्टेट्स को स्पेशल पावर दी जाती थी रिगार्डिंग द लेजिस्लेटिव पावर, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, जुडिशियरी पावर, और इस तरीके से बहुत सारी यहाँ पे फिजिकल अरेंजमेंट भी उनके लिए अलग से किया जाता था। ये सारी चीजें देखने को मिलती थी। तो इसके ऊपर क्वेश्चन अराइज हो सकता है, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि जो स्पेशल स्टेटस वगैरह दिया जाता है वो सारी चीजें आती हैं एसिमेट्रिक फेडरलिज्म के अंदर। अब अगर मैं बात करता हूं कुछ एग्जांपल्स के, जैसे कि इकोनॉमिक रीजन है, बहुत बड़ा इनको इकोनॉमिक क्राइटेरिया वहां पे देखने को मिलता है, यहाँ पे नॉर्मल सी चीजें, पैसे वगैरह वहां पे मिलते हैं, ठीक है। तो इकोनॉमिक रीजन हमने देख लिया, एक्सपेंडिंग, वहां पे इकोनॉमिक पावर उनकी बढ़ जाती है, सिक्योरिंग द फ्रीडम ऑफ एक्सप्लोइटेशन लार्जर मोर पावरफुल मेंबर्स ऑफ द फेडरलिज्म, एस्टिमेट डिस्टिंक्शन ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, नॉन स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में यहाँ पे डिक्लेयर कर दिए जाते हैं। पॉलिटिकल फैक्टर निकल के आ जाता है, 5th शेड्यूल के अंदर से शेड्यूल ट्राइब्स और ट्राइबल एरिया, अभी हमने डिस्कस किया कि उनके अंदर क्या क्या स्पेशल पावर उनको दी जाती है, लॉ बनाने की पावर, लॉ अप्लाई होगा या नहीं होगा, इस तरीके से बहुत सारी चीजें उनको प्रिजर्व करने के लिए यहाँ पे दी जाती है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। कल्चरल फैक्टर निकल के आ जाता है, जैसे कि हमने देखा आर्टिकल 371 टू 371J तक के लिए बहुत सारे यहाँ पे कल्चर रीजन, इसे उनके कुछ कस्टमरी लॉ हैं, रिलीजियस लॉ हैं वहाँ पे कुछ, ठीक है, सोशल प्रैक्टिसेस हैं जिन्हें वो बचा के रखना चाहते हैं, इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर। कुछ हिस्टोरिकल रीजन है कि एसिमेट्री जो हिस्टोरिकल से हमारा निकल के आ गया, जैसे जम्मू कश्मीर का 370 था, ये हिस्टोरिकल रीजन था, है ना, हमने अभी देखा इसको किस तरीके से हटाया गया, क्या हिस्टोरिक सेंस था उसका। एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन भी हो जाता है कि कुछ ऐसी जगह होती हैं जो बहुत ज़्यादा स्मॉल होती हैं और वो एक तरीके से खुद को इंडिपेंडेंट स्टेट के तौर पर वहाँ पर काम नहीं कर पाती हैं, तो इसलिए ये क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन कुछ क्रिटिसिज्म भी सामने निकल के आते हैं, हमको जो पढ़ना है वो चारों तरफ से पढ़ना है और हर
एक एंगल से पढ़ना है, हमें उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट्स को देखना है। तो डिग्रेडेशन ऑफ इंस्टीट्यूशन निकल के आ जाता है कि इंस्टीट्यूट एक डिग्रेडेट हो जाता है, जैसे सेंटर ने कुछ लॉ बनाया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो लॉ वहां पे जाके एप्लीकेबल ही नहीं हो रहा है, तो उसका फिर फायदे नहीं हो पा रहा है लोकल लेवल को, लोकल पीपल्स को। तो एक प्रॉब्लम निकल के आ जाता है, इनस्टेबिलिटी इन फेडरलिज्म। अब एसिमेट्रिक फेडरलिज्म का मतलब यही है कि इनस्टेबिलिटी निकल के आ रही है, फेडरलिज्म जो प्रॉपर तरीके से होना चाहिए वो एक फेडरलिज्म नहीं आ रहा है। तो एक सिंपल एक पॉइंट है, कोलिशन गवर्नमेंट देखने को मिलती है, जिसकी वजह से क्या होता है, रीजनल जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो बहुत आगे निकल के आती हैं और एक रीजनल मुद्दे को ऊपर उठा उठा के वहां पे वो मतलब एक पावर में आ जाती हैं और फिर मे बी उनको एक्सप्लॉइट करती हैं। तो एक बहुत बड़ा एक रीजन है, आप देख सकते हैं। कुछ कंक्लूजन के अंदर पॉइंट्स देख लीजिए कि इंडिया एक्सपीरियंस आर शोज दैट the asymmetric federalism that is transparent and rule based is prerequisite प्रोटेक्शन ऑफ कल्चरली डाइवर्स ग्रुप लाइक इंडिया। अब क्योंकि इंडिया इतना डाइवर्स कंट्री है और इतने सारे इश्यू निकल के आए थे, आप सभी लोग जानते हैं कि इंडिया किस तरीके से बना है। इंडिया की बनने की कहानी फिर कभी मैं डिस्कस करूंगा कि किस तरीके से इंडिया का इंटीग्रेशन हुआ। एक बहुत ही लेंथी एक कहानी है, बहुत ही अच्छी कहानी है कि किस तरीके से अलग अलग स्टेट जुड़े इसके अंदर से, कुछ बाहर से, कुछ कभी जुड़े, कुछ बाद में जुड़े, सिक्किम हो गया, मिजोरम हो गया, इस तरीके से अरुणाचल प्रदेश हो गया। तो ये सारी चीजें जो देखने को मिली थी, इसलिए इतना डाइवर्स होने के कारण ये जरूरी था कि हम एसिमेट्रिक फेडरलिज्म को भी फॉलो करें। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एक समय के साथ फिर चीजों को हम जो है, जैसे कि हमने आर्टिकल 370 काफी दिनों से लगा था जम्मू कश्मीर के अंदर, उसे हटाया और समय के साथ फिर हमने चेंजेस करना स्टार्ट कर दिए। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप इसको प्रॉपर तरीके से कंक्लूजन देंगे कि हाँ ये जरूरी भी था इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया इज अ वेरी डाइवर्स कंट्री विद रिस्पेक्ट टू कल्चरली एंड डाइवर्स ग्रुप ऑल्सो, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। तो ये सारी चीजें आप करेंगे। देखिए, अगर आप लोग चाहते हैं कि कुछ सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, सपोर्ट अस सो वी कैन सपोर्ट यू। हम लोग आपकी तरह आपको इसी तरीके से काफ़ी अच्छे लेक्चर्स लेके आते रहें, क्वालिटी वाइज, क्वालिटी कंटेंट में कोई भी कमी नहीं होगी। और मैं कोशिश करूंगा कि मैं जल्दी से जल्दी आपके सभी मेंस 365 के लेक्चर कंप्लीट कर दूं। डेली आपको एक लेक्चर अब आज से मिल जाया करेगा, तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल कंप्लीट कर दूंगा मैं। इफ दिस वीडियो इंक्रीज योर नॉलेज एंड हेल्प इन योर प्रिपरेशन, प्लीज सपोर्ट अस बाय कंट्रीब्यूटिंग अस और स्कैन दिस QR कोड इन अ पेटीएम और एनी UPI ऐप। अगर आप चाहते हैं कुछ और वेबसाइट में जाके आप इस PDF को डाउनलोड सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे लिंक दी गई है। साथ में ही आप हमें जो भी कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं यहाँ पे इसको स्कैन करके पे कर सकते हैं, या फिर वेबसाइट में जाके भी आप कुछ थोड़ा बहुत अमाउंट पे कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।